भारत के पास 3D है, डेमोग्राफिक डिविडेंस है, डेमोक्रेसी है दुनिया की सबसे बड़ी, और तीसरी चीज है डिमांड। डेड इकोनॉमी का शब्द कहीं नहीं ठहरता, और जिन भी नेताओं ने भारत में राजनीति के लिए इन शब्दों का उपयोग किया कि डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं, उन्हें जरूर एक बार गिरेबान देखना चाहिए कि राजनीति के चक्कर में कहीं हम भारत को, अपने राष्ट्र को ही तो नहीं नीचा दिखा रहे। आज भारत के पास लगभग 60 करोड़ श्रमबल है। अमेरिका की कुल आबादी लगभग 35 करोड़ है। मतलब जितनी उनकी आबादी है उतना तो भारत रोजगार दे दिया करता है। एक नियम है जिसका नाम है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, और ये बड़ा साफ कहता है, ये रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ अमेरिका ने लगाया है कि जो भी खासकर ऊर्जा जरूरतें और रक्षा उपकरण इन तीन देशों से लेगा उस पर वो काटसा लगा देगा, मतलब उस पर भी व्यापार प्रतिबंध लगाएगा। लेकिन भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऐसी थी कि हमने न केवल रूस से तेल खरीदा बल्कि AS-400 नामक अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी लिया। नो डील इज ए बेटर डील। कई बार खराब सौदों से बेहतर होता है कोई डील ना करना। याद रखिए, अमेरिका का कोई स्थायी दोस्त नहीं, वो प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी पे चलता है, जिससे उसे लाभ होगा उसे वो दोस्त बनाएगा, और भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान के साथ वो यही कर रहा है। भारत ट्रंप की बेफिजूल बातों को मानता नहीं है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की ये कैपेसिटी ही नहीं है कि उसकी बात ना माने। ये वही पाकिस्तान है जिसने सीज फायर की बात मानते हुए ट्रंप साहब को धन्यवाद दिया। असीम मुनीर जो अब फील्ड मार्शल हो चुके हैं, उनको ट्रंप साहब ने अपने यहाँ लंच पे बुला लिया, और ये वही हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप का रिकमेंडेशन दिया। ये ट्रंप अभी नोबेल प्राइज पाने के लिए क्या क्या कर गुजरेंगे, देखते रहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा, और साथ ही साथ उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाने और उसके साथ 10% इस बात पर पेनाल्टी लगाने की बात की है क्योंकि हम रूस से ऊर्जा जरूरतें और रक्षा उपकरणों की खरीद करते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले जैसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा गया, भारत में राजनीति शुरू हुई। विपक्ष के हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने भी कहा कि यस डेड इकोनॉमी है, और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे लोगों ने भी बात की कि जैसे ट्रंप की बात केवल फ्रस्ट्रेशन की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वस्तु स्थिति इन दोनों के बीच में है। सबसे पहले पड़ताल करते हैं ये डेड इकोनॉमी होती क्या है। हमें यह जानना बड़ा जरूरी है, डेड इकोनॉमी कोई टेक्निकल इकोनॉमिक टर्म नहीं है, बल्कि एक पॉपुलर और पॉलिटिकल टर्म ज्यादा है। डेड इकोनॉमी एक ऐसी स्थिति है जब किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन ठप पड़ा हुआ हो, जीडीपी ग्रोथ रेट या तो जीरो हो या फिर नेगेटिव हो गई हो, आयात निर्यात भी लगभग एक तरह से शून्य हो, और ज्यादातर आयात होता हो, निर्यात होता ही ना हो, और निवेश और वित्तीय व्यवस्था भी बहुत ही बुरे हालात से गुजर रही हो। एक तरह से हम कह सकते हैं जैसा कहीं वेनेजुएला में हुआ, हो रहा है, या जिम्बाब्वे में हुआ था, इस तरह की स्थितियों को हम डेड इकोनॉमी कहते हैं। अब सोचने की बात यह है कि मिस्टर ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा। अमेरिका का राष्ट्रपति जब कोई बात कहता है, क्योंकि आज भी वो सुपर पावर है, विश्व की सबसे नंबर 1 इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी है, अतः बात को सीरियस लिया जाता है। लेकिन जब वो ट्रंप होते हैं तो बात में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें जरूर दिखती हैं कि ये सीरियस है या प्रेशर पॉलिटिक्स है। अगर जिस बात पे हमने डेड इकोनॉमी को डिफाइन किया, अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो डेड इकोनॉमी का शब्द कहीं नहीं ठहरता, और जिन भी नेताओं ने भारत में राजनीति के लिए इन शब्दों का उपयोग किया कि डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं, उन्हें जरूर एक बार गिरेबान देखना चाहिए कि राजनीति के चक्कर में कहीं हम भारत को, अपने राष्ट्र को ही तो नहीं नीचा दिखा रहे। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें, और बड़े ही प्रामाणिक आंकड़ों के साथ अगर बात करें, सबसे पहले देखते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट को। पिछले कुछ समय में जो हमारी विकास दर रही है वो 6.2% से अधिक रही है, चाहे वो OECD कंट्री हो, चाहे IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ही क्यों ना रही हो। 6.4 6.5% की ग्रोथ रेट हमारी रही है, और जो इस साल का आंकड़ा है, जो अभी आशंका व्यक्त की जा रही है, वो भी 6.2% की ग्रोथ रेट भारत हासिल करेगा। और यही अमेरिका, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, जैसा मैंने कहा अभी भी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा देश है, उसकी विकास दर केवल 3% है। तो पहली चीज, हम अमेरिका से दुगनी गति से ज्यादा विकास कर रहे हैं। दूसरी बात, पिछले 5 सालों का आंकड़ा कहता है कि भारत ने प्रतिवर्ष लगभग 70 से 80 बिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमारा बढ़ा है, और प्रति वर्ष 80 बिलियन डॉलर के आसपास हम निवेश हासिल कर रहे हैं। आयात और खासकर निर्यात की अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में हमने
ग्रोथ करते हुए 700 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है अब हमारा निर्यात, जो भारत के निर्यात के लिए एक बेहतर स्थिति मानी जा सकती है। इसका मतलब हम एक्सपोर्ट सेक्टर में भी आगे बढ़े। अगर हम थोड़ी सोशल इकोनॉमिक स्थिति को देखें, आज भारत के पास लगभग 60 करोड़ श्रमबल है, वहीं अमेरिका की कुल आबादी लगभग 35 करोड़ है। मतलब जितनी उनकी आबादी है उतना तो भारत रोजगार दे दिया करता है, और फिर भी रोजगार, चूंकि हमारी पॉपुलेशन, हम दुनिया के नंबर 1 पॉपुलेस कंट्री हैं जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, हमारी रिसोर्सेज कम है, हमारी आजादी जिस तरह से मिली और जिस तरह उपनिवेशों से हम गुजरे, इस हालातों से गुजरते हुए भी आज हम दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारा 4 ट्रिलियन डॉलर का हमारा जो है पूरा अर्थव्यवस्था है। ऐसे में, और अगर इसी तरह हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी देखें तो बेरोजगारी दर का जो आंकड़ा कहता है वो ये कहता है कि पिछले 5 सालों में ये 6% से गिरकर 3% पर आ चुका है। और ये सब इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग और इस तरह की रिपोर्ट के आधार पर मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं। साथ ही साथ जो पीरियोडिक लेबर फोर्स की रिपोर्ट है, PLFR, उसके हिसाब से भी जो हमारा श्रम बल है वो दुनिया में किसी दूसरे देश से बहुत अधिक है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है। और एक आंकड़ा और, आज भारत का विदेशी मुद्रा कोष, जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, वो 700 बिलियन डॉलर के आसपास है। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि डेड इकोनॉमी शब्द ये केवल टोंट है और आंकड़ों के आधार पर कहीं नहीं ठहरता। जिसने भी कहा यह डेड इकोनॉमी है, या तो उसे इकोनॉमी की समझ नहीं है या वो भारत की क्षमता को नहीं जानता। एक बात और यहां स्पष्ट कर देना चाहिए, जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, एक तरफ 2047 में हमारा लक्ष्य विकसित भारत प्राप्त करना है, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं, 4 ट्रिलियन पे आ ही चुके हैं। और ऐसे में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत के पास 3D है। डेमोग्राफिक डिविडेंस है, डेमोक्रेसी है दुनिया की सबसे बड़ी, और तीसरी चीज है डिमांड। हमारे पास एक बहुत बड़ी डिमांड, बाजार हैं हम। ऐसे में कोई देश भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। जब तक 3D है, भारत को अमेरिका या यूरोप, पश्चिमी देश या रशिया या चीन जैसे पूर्वी देश इग्नोर नहीं कर सकते। एक तरफ जो अमेरिका की अगर हम औसत आयु देखें तो लगभग 39 साल है, भारत की एवरेज आयु केवल 29 ईयर है। हमारे पास जनांकिकीय लाभांश खासकर अगर हम देखें तो 15 साल से और 60 साल की उम्र की जो जनसंख्या है वो तो बहुत ज्यादा है, लगभग 60% आबादी है। इसका मतलब फ्यूचर हमारे पास है, नवाचार हमारे पास है, जो न्यू जनरेशन के लोग हैं वो हमारे पास हैं। तो कैसे कोई कह सकता है ये डेड इकोनॉमी है? इसका मतलब ये शब्द केवल और केवल फ्रस्ट्रेशन में या पॉलिटिकल एजेंडा के तहत दिया गया, या इसके पीछे कोई एक दबाव की रणनीति काम कर रही है। इसलिए जो भी भारतीय हैं, पहले अपने बात पर, इस बात पर एकदम अडिग रहें कि भारतीय इकोनॉमी डेड नहीं है और ना हो सकती है। अब आते हैं दूसरे विषय पर, आखिर अमेरिका ने ऐसा कहा क्यों? और अगर ट्रंप के ट्वीट को देखें तो उसमें साफ उन्होंने लिखा है कि भारत और रूस दोनों साथ साथ क्या करते हैं हमें इससे मतलब नहीं है, और दोनों अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्था को लेकर डूब सकते हैं। उन्होंने रशिया, ऑब्वियसली रूस के साथ, आप जानते हैं कि सुपर पावर के युग में जब 1945 से 1991 से कोल्ड वार एरा था, डाइपोलर वर्ल्ड था, तब से यह युद्ध चल रहा है, यह वार चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय ट्रंप जब राष्ट्रपति आए, बड़बोलापन उनका सब जानते हैं, उन्होंने कहा था मैं आऊंगा और युद्ध समाप्त हो जाएगा। कई बार इन्होंने अपनी तरह से पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन पुतिन साहब नहीं माने, और एक फ्रस्ट्रेशन के तहत अमेरिका अब रशिया को आइसोलेट करना चाहता है। आप सब जानते हैं कि अमेरिका ने एक नियम है जिसका नाम है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, और यह बड़ा साफ कहता है, यह रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ अमेरिका ने लगाया है कि जो भी खासकर ऊर्जा जरूरतें और रक्षा उपकरण इन 3 देशों से लेगा उस पर वो काटसा लगा देगा, मतलब उस पर भी व्यापार प्रतिबंध लगाएगा। लेकिन भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ऐसी थी कि हमने न केवल रूस से तेल खरीदा, बल्कि S-400 नामक अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी लिया। यही S-400 अभी ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने स्वार्म ड्रोन भेजे थे तो S-400 की क्षमता से हमने सब आकाश में ही उसको निस्तेज कर दिया था। अमेरिका चाहता है हम उसका थर्ड लें,
अमेरिका चाहता है हम रशिया से हर तरह के खासकर ऊर्जा और रक्षा उपकरण की खरीद बंद कर दें, लेकिन यही तो हमारी स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी है, हमारी रणनीतिक स्वायत्तता है। एक तरफ हम क्वाड में अमेरिका के साथ हैं, हमने क्रिटिकल मिनरल समझौता किया है अमेरिका के साथ, हम बहुत सारे पक्षों में जिस तरह से हम लोगों ने सामरिक भागीदारी की दिशा की ओर बढ़े, एआई पे जो हम बात कर रहे हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में हम उसके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने अगर देखें तो एससीओ में भी और ब्रिक्स में भी रशिया और चाइना के साथ हैं। हम रूस से अपने संबंधों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते। ईरान से भी जब तेल प्रतिबंधों की बात की गई तो भारत ने ऑयल इंपोर्ट तो जीरो कर दिया, लेकिन चाबहार पोर्ट के विकास को लेकर हमने जब अपनी बात रखी तो उस संतुलन की नीति के तहत अमेरिका को मानना पड़ा। तो एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि अमेरिका अपनी मोनोपोली, अपनी हेजेमनी को बनाए रखने के लिए चीन के अलावा, चूंकि चीन से जो संबंध है व्यापारिक, वो अमेरिका बहुत बेहतर जानता है कि अचानक चीन से वो सारे संबंध समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यापार संतुलन चीन की तरफ झुका हुआ है। वो भारत जैसे देशों पर दबाव डालना चाहता है, 25% का टैरिफ लगा के, 10% की पेनाल्टी, चूंकि हम रशिया से ऊर्जा जरूरतें पूरी कर रहे हैं, ये बातें दबाकर लगाकर वो यह बताना चाहता है कि भारतीयों को समझौते के लिए जो अमेरिकी हितों के अनुसार हो उस पर घुटनों पर लाया जा सके। लेकिन वो भूल गया ये इंडिया है, ये वही इंडिया है जब हमने पोखरण द्वितीय किया था तो अमेरिका, पश्चिम यूरोपीय देश, यहां तक कि जापान ने भी हमको प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन भारत झुका नहीं। और जब भारत झुका नहीं तो अंततः अमेरिका को ही मजबूर होना पड़ा भारत से के साथ रिश्ते बनाने के लिए। और आपको याद होगा यह अमेरिका ही था जिसने पहली न्यूक्लियर डील भारत के साथ की थी। ऐसे में थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। ये जो पूरी जो पॉलिसी दिख रही है वो भारत को दबाव में लाकर अपने हितों के अनुसार बनवाने की दिख रही है। आज 1 अगस्त को कई सारी ऐसी बातें आई हैं, खासकर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को लेकर, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर। अमेरिका चाहता था कि भारत इन पर अमेरिका की बात मान जाए, लेकिन आप जानते हैं भारत में कृषि और डेयरी उद्योग और एमएसएमई ये बड़े सेंसिटिव जोन है, और यहां अगर अटैक हुआ तो जो हमारा सबसे वल्नरेबल सोसाइटी है उस पर अटैक होगा। और भारत ने फिर वही दिखाया, यह नया भारत है, झुकेगा नहीं। हमें बहुत सारी बातों को सोचना होता है जब हम वर्ल्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स या ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं। जियो पॉलिटिक्स निसंदेह तेजी से बदल रही है और इसीलिए भारत ने यह मना कर दिया और एक बड़ी साफ कहा, नो डील इज ए बेटर डील। कई बार खराब सौदों से बेहतर होता है कोई डील ना करना। सो नो डील इज बेटर डील को आगे बढ़ाते हुए भारत ने इस पर किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और अमेरिका के दबाव में झुकने से मना कर दिया। अब अमेरिका इसे 2 तरीके से देखता है। वो जानता है कि रूस को उसने काटसा के द्वारा प्रतिबंधित किया, लेकिन इसके बावजूद आज रूस को सबसे ज्यादा जो उसकी जरूरतें, जो तेल आयात वहां से करता है वो चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। आप सोचिए, भारत जो पहले केवल 2% ऑयल इंपोर्ट करता था रशिया से, 40% तक अब उसका आयात पहुंच चुका है। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 30 से 36% तेल अभी भी हम रशिया से मंगा रहे हैं। हम वहां से क्रूड ऑयल मंगाते हैं और आप सब ये बात जानते होंगे, आज भी भारत अपने 85% ये ऊर्जा जरूरतें आयात से पूरी करता है। पहले मिडिल ईस्ट से ही बहुत बड़ा बास्केट आता था। आज भी अगर हम देखें तो इराक, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट मिलकर 40% से ज्यादा भारत को निर्यात करते हैं। और अब लगभग 30 से 35%, 36% हम लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार रशिया से मना रहे हैं। और रूस से ये क्रूड ऑयल मंगाकर हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी रिफाइनरी है, खासकर अगर प्राइवेट सेक्टर में भी देखें तो चाहे रिलायंस है, चाहे नायरा है, ये कच्चा तेल जब हमने मंगाया और इसे रिफाइन करके, परिष्कृत करके और पश्चिम यूरोपीय देशों में जब इसे बेचा तो भारत ऑयल सेक्टर में निर्यातक भी बन गया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, पश्चिम यूरोपीय देशों ने भी कहा कि अब हम थर्ड कंट्री, कि रूस से तेल भारत आ रहा है, भारत उसे रिफाइंड करके हमारे यहां भेज रहा है, अब ऐसे तेल पर हम टैक्स लगाएंगे या हम वहां से नहीं लेंगे। साथ ही साथ जो अगर हम बैरल के हिसाब से देखें तो जो रूसी तेल पहले भारत को लगभग 30 रुपए बैरल सस्ता पड़ता था, वो घटकर अब 3 से 4 रुपए बैरल रह गया है। इसका मतलब है अब उतना फायदेमंद नहीं रह गया। और यूरोपीय देशों ने और अमेरिका जब ऐसी चीजें करेगा तो आखिर हमारी जो रिफाइनरी है वो आखिर बेचेगी किसको? क्रूड ऑयल मंगा के। और इसीलिए देखा होगा कि खासकर रिलायंस ने काफी बड़ी कटौती की है जो रूस से तेल मंगाता था।
हमारे खासकर पीएसयू जो हमारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन था या भारतीय पेट्रोलियम बीपीएल था, इन सब ने अब रूस के तेल में कटौती की है, इसीलिए 40% से घटकर यह लगभग 30% तक आने की संभावना है। इन सभी हालातों में दूसरी तरफ अब अमेरिका ने एक और गेम खेला कि पाकिस्तान पर डोरे डाल रहा है, और उसने, आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी को लेकर, चूंकि ट्रंप का अपना पारिवारिक मुद्दा था, एक हब बनाना चाहता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के रास्ते जब देखा कि भारत डायरेक्ट दबाव से नहीं मान रहा, तो कोशिश की इनडायरेक्ट दबाव से, और पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तान को अपने पास रखकर भारत पर वो हर तरह की, चाहे सामरिक दबाव हो, आर्थिक दबाव हो, राजनीतिक दबाव हो, कई हितों को अमेरिका पूरा करना चाहता है, और साथ ही साथ चाइना को भी वो जवाब देना चाहता है कि देखो तुम्हारा जो एक तरह से सहयोगी था, चमचा था, उसे हम अपने पास ले आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन है, वो चाइना से भी डील कर रहा है, और अमेरिका ने न केवल पाकिस्तान को बेहतर बात करते हुए अभी एक बड़ी बात ट्रंप साहब ने की और कहा कि हम वहां पर तेल भंडार की खोज करेंगे और उसे इतना सहयोग करेंगे, वो खुद वहां तेल उत्पादन इतना करने लगेगा कि हो सकता है भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदे। यह व्यंग था और भारत के लिए निसंदेह एक तमाचा था, क्योंकि जो पाकिस्तान अभी कुछ ही समय पहले खुद अमेरिका कहता था टेरर हब है पाकिस्तान, खुद पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है, संदिग्ध देशों की श्रेणी में शामिल है, आतंक का अभ्यारण्य है, और उसको फिर से बुस्ट किया जाना, इसका मतलब बड़ा साफ है कि कैसे पाखंड, एक दोहरी रणनीति है अमेरिका की आतंक को लेकर। ट्रंप की भारत से नाराजगी और पाकिस्तान से मोहब्बत का एक अन्य आयाम भी है। भारत ट्रंप की बेफजूल बातों को मानता नहीं है, भारत झुकता नहीं है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की यह कैपेसिटी ही नहीं है कि उसकी बात ना माने, और वो एक इसे विन विन सिचुएशन के रूप में देख रहा है। ये वही पाकिस्तान है जिसने सीज फायर की बात मानते हुए ट्रंप साहब को धन्यवाद दिया। असीम मुनीर जो अब फील्ड मार्शल हो चुके हैं, उनको ट्रंप साहब ने अपने यहां लंच पे बुला लिया, और ये वही हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप का रिकमेंडेशन दिया। ये ट्रंप अभी नोबेल प्राइज पाने के लिए क्या क्या कर गुजरेंगे, देखते रहिए। और साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है, भारत उन चीजों को तो नहीं ही मान सकता जो उसके हितों के खिलाफ हो, इसीलिए ट्रंप बहुत नाराज है भारत के साथ, और पाकिस्तान से वो मोहब्बत दिखा रहे हैं, और इसीलिए भारत को चिढ़ाने के लिए, भारत पर दबाव डालने के लिए जो उनका गेम प्लान समझ में आ रहा है, ये बड़ा स्पष्ट है कि भारत ऐसे नहीं मानेगा तो हम उसे पेनाल्टी, हम उस पर टैरिफ, और साथ ही साथ पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाकर उसे घेरने का प्रयास करें। याद रखिए, अमेरिका का कोई स्थायी दोस्त नहीं है, वो प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी पे चलता है, प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी पे चलता है, जिससे उसे लाभ होगा उसे वो दोस्त बनाएगा, और भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान के साथ वो यही कर रहा है। निसंदेह पाकिस्तान में अगर इस तरह से कुछ भी निवेश आया, उसे अगर आर्थिक मदद मिली, तो वो भारत के विरुद्ध होगा हितों के, और खासकर हमारी जो सुरक्षा, एकता, अखंडता की स्थिति है, उसे जरूर प्रभावित करेगा। किसी तरह हम आतंकवादी गतिविधियों से बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी के तहत सुरक्षित हुए हैं, और ये अगर फिर बढ़ने लगा तो निसंदेह भारत के लिए चिंताएं बढ़ेंगी। रूस को घेरने के लिए अमेरिका एक तरफ उसे आइसोलेट करने के लिए चाइना पर दबाव तो डाल नहीं सकता, क्योंकि एक तरह से कहें उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी, सामान्य शब्दों में औकात नहीं है, क्योंकि आज भी बहुत बड़ा, अगर हम आयात निर्यात की बात करें और एक आंकड़ा ले, लगभग $450 बिलियन का व्यापार है अमेरिका और चीन के बीच, और आपको आश्चर्य होगा $320 बिलियन से अधिक का व्यापारिक घाटा है अमेरिका को। अमेरिका की हर चीज में कहीं ना कहीं जो सेमीकंडक्टर है या चिप है या कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग अगर डिवाइस है, तो वो चाइना की बनी होती। इसीलिए पश्चिम यूरोपीय देश अमेरिका चाइना +1 डिप्लोमेसी पे जा रहे थे। चाइना +1 माने चीन का विकल्प खोजना, और चाइना +1 में भारत सबसे अच्छा विकल्प था। उसे आपूर्ति श्रृंखला में, सप्लाई चेन में, ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को पश्चिम यूरोपीय देश चाइना का बेहतर विकल्प मान रहे थे। हमारे पास बहुत बड़ा लेबर फोर्स है, हमारे पास चीप मार्केट है, हमारे यहां बहुत सारी सुविधाएं सरकार ऐसी दे रही थी जिससे आकर मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, इस तरह के प्रोडक्ट थे। और यही नहीं, चाहे गूगल हो, चाहे अमेजन हो, और चाहे फॉक्सकॉन हो, ऐसे सारे जो बड़े एक तरह से वेंचर्स हैं, वो भारत में निवेश की बात कर रहे थे, हमारी क्षमताओं को पहचान रहे थे। आपको याद होगा जब एप्पल को ट्रंप साहब ने कहा कि नहीं, भारत में अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको मत लगाओ, तो उसके सीईओ ने साफ कहा कि नहीं, भारत में हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको बनाए रखेंगे।
अमेरिका जो ये सब काम कर रहा है और पाकिस्तान के साथ खासकर शॉर्ट टर्म, ये बहुत याद रखिएगा, भारतीयों को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है कि अचानक तेल उत्पादन, वहां तेल की नदियां नहीं बहने लगेंगी पाकिस्तान में। पहले तो देखना होगा बलूचिस्तान या सिंध में उसकी कितनी कैपेसिटी है। क्या वास्तव में अमेरिका अगर वहां आरएनडी करता है, निवेश करता है, तो कुछ फायदा होगा या कहीं उसके लिए एक तरह से कुएं में गिरने जैसा तो नहीं होगा। लेकिन एक चीज बड़ा स्पष्ट है कि जो भारत, आप याद होगा लोग चिढ़ा रहे हैं कि बहुत ज्यादा आपने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप किया था। मोदी ट्रंप की दोस्ती, और खासकर सही में जब चुनाव हो रहा था तो भारत में बनारस जैसे स्थानों पर तो जैसे ऐसा लगता था ट्रंप की जीत के लिए हवन हो रहा हो। ये सारी बातें हुई और ट्रंप को बड़ा विशिष्ट मित्र माना गया क्योंकि ट्रंप 1.0 में वो भारत के साथ दिखते थे, पाकिस्तान को घेरने की सीधी बात करते थे। लेकिन ये फिर से यू टर्न क्यों? क्योंकि अमेरिका और खासकर ट्रंप की नीतियां ऐसी रही हैं। भारत को, चूंकि जो जियो पॉलिटिक्स भारत की है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अमेरिका ये बहुत साफ जानता है एशिया में चाइना को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो केवल भारत है। चाहे किसी भी तरह की कैपेबिलिटीज हो, वो भारत के पास है। अतः वो भारत को अपने तरीके से चलाना चाहता है। लेकिन जब भारत नहीं मानता, एक तरह से स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी का गेम कर रहा है अमेरिका। भारत के लिए स्टिक और पाकिस्तान के लिए कैरेट। और वो किसी भी तरह भारत को अपनी शर्तों पर मनवाना चाहता है, जिससे ट्रंप साहब अपनी राजनीति और अमेरिका के लोगों को यह बता सकें कि उन्होंने अमेरिका हित के लिए काम किया। जो अमेरिका फर्स्ट की उनकी बात है, जो उन्होंने आकर मांगा, कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसमें इस तरह की चीजों को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये केवल शॉर्ट टर्म है। क्या वास्तव में ये सस्टेन कर पाएगा? भारत जिस तरह का बाजार है, भारत में जिस तरह की इकोनॉमिक क्षमता है, जिस तरह हम न केवल न्यूक्लियर स्पेस में और साथ ही साथ एआई और बाकी जो एक तरह से फ्यूचर इकोनॉमी के सोर्सेस हैं या फ्यूचर इकोनॉमी के एस्पेक्ट हैं, उसमें जो हम विकास कर रहे हैं, तो क्या अमेरिका हमें इग्नोर कर सकता है? यह बात अलग है कि कुछ समय तक यह हम पर जरूर दबाव डालेगा। लेकिन हमें एक चीज और याद रखनी है कि भारत ने इसीलिए किसी एक पर डिपेंडेंसी नहीं रखी। भारत डाइवर्सिफाई मार्केट की तरफ है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत के बेहतरीन रिश्ते हैं। अमेरिका के, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने अगर प्रतिबंध लगाया, अमेरिका ने टैरिफ लगाया, तो हमें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन याद रखिए, कुछ ही दिन पहले ब्रिटेन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इस साल हमारी पूरी कोशिश है कि हम यूरोपीय यूनियन के साथ एफटीए कर लें। और अगर इस तरह के एफटीए और बेटर व्यापारिक रिलेशन बढ़ते रहे, एफटीए, सेपा, सेका, इन सबसे अगर हम आगे बढ़ते रहे, तो अमेरिका के ये प्रतिबंध बुरे तो हैं, प्रभाव तो डालेंगे, लेकिन जिस तरह अमेरिका चाहता है कि हम झुक जाएं, तो इस पर कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और भारत ने तो पहले ही तय कर रखा है कि ऐसे व्यापारिक समझौते जो हमारे किसानों, जो हमारे डेयरी उद्योग, जो हमारे एमएसएमई या जो हमारे टोटल इंटरेस्ट को, जिससे भारत के हितों पर प्रभाव पड़े, ऐसा कोई समझौता नहीं करने जा रहा है भारत, और नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में इसका घाटा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इकोनॉमिक कंडीशन दिखती है, और जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना है कि लॉन्ग टर्म में अमेरिका के लिए ही यह सस्टेनेबल नहीं होगा और उसे अंततः इसे बदलना पड़ेगा। एक बात और, हम केवल आयात आधारित देश नहीं है। याद रखिए, भारत की डोमेस्टिक मार्केट ही इतनी बड़ी है। हमारे यहां जो प्रोड्यूस होता है, हमारा खुद का डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है कि यहीं खपत हो जाती है। यह अमेरिका जैसे देश आयात और निर्यात और व्यापार आधारित होंगे। भारत जैसी इकोनॉमी इसलिए बहुत बूस्ट है कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट, हमारा जो डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, यही बड़ी मजबूत है। तो याद रखिए, डेड इकोनॉमी जैसे शब्दों को तो एक तरह से फुटबॉल की तरह मारकर उड़ा देना चाहिए। दिस इज नॉट एट ऑल एनी इकोनॉमी टर्म, बट दिस इज जस्ट फॉर पॉपुलर पॉलिटिक्स। उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए किया है। लेकिन हां, यह तो तय है, डेड इकोनॉमी एक मजाक है भारत के लिए। किसी भी संवेदनशील आदमी को, किसी भी थोड़ी भी इकोनॉमी की समझ वाले व्यक्ति को यह बताना चाहिए कि यह एक कोरा बकवास है। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका इस तरह नाराज हो रहा है। अमेरिका, जो हमारी कूटनीति 2000 के बाद जब बिल क्लिंटन भारत आए थे, पिछले 2 दशकों में जिस तरह अमेरिका और भारत की दोस्ती बढ़ी थी, हमारे बड़े सारे हित सधे थे, उन सबके बाद ट्रंप आखिर ये बार बार अगर ऐसी बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी रणनीतिक संतुलन की नीति थी, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए चुनौतियां बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही हैं।
हमें यह ध्यान देना होगा कि आखिर ऐसे व्यक्ति और अमेरिका और पश्चिम यूरोपीय देशों को कैसे साधा जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि फ्रांस, ब्रिटेन से हमारी जिस तरह की दोस्ती चल रही है, यू से जिस तरह है, तो हम इसे एकदम अपने साथ साधे रखें, हमारे हितों को नुकसान ना हो। तो दूसरी तरफ रशिया हमारा स्वाभाविक मित्र रहा है, एक विश्वसनीय मित्र रहा है। हम किसी दबाव में ना आकर हमें दिखा दें कि हमारी विदेश नीति कितनी अलहदा है, कितनी एक तरह से विशिष्ट है, हम सबको साथ लेकर चलना जानते हैं। लेकिन यह भी तय है कि अमेरिका की नाराजगी कहीं ना कहीं हमारे हितों को नुकसान पहुंचा रही है। अतः हमारे डिप्लोमेटिक चैनल, चाहे बैकडोर चैनल हो, फ्रंट डोर डिप्लोमेसी हो, इसे जरूर से जरूर साधने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही अभी हम डिप्लोमेटिक चैनल में होते हैं तो कभी ट्रंप साहब आकर सीज फायर की बात करने लगते हैं, कभी वो आकर, अभी अगस्त में ही हमारा जो कॉमर्शियल एक तरह से कमेटी, हमारा पैनल था, वो वहां जाकर बातचीत करने वाला था, निगोशिएशन करने वाला था, तब तक उन्होंने 25% की बात कह दी, 10% पेनाल्टी की बात कह दी। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर है, जिसे हमें जल्द से जल्द एक तरह से बहुत बेहतर अचूकता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए।